ठीक है, स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है जहाँ पे नेक्स्ट स्टार काफी खतरनाक हो चुकी है और साथ ही में हमने देखा कैसे स्क्वाड कमांडर कालावान के आर्मी मेंबर्स को यूं ही सेक्रीफाइस करने वाला है। जहाँ कालावान ने बदले में ये कहा है कि कैसे अगर ये मिशन फेल होता है तो ल्यूब्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और बदले अपनी जान देनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ बैम ने भी वाइट को देखकर सोल की पावर को यूज करना सीख लिया है और हम उसके नए ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा ले और साथ ही में हाइप के बटन को क्लिक करके वीडियो ज्यादा से ज्यादा रीच देने की कोशिश करें और वीडियो में आगे बने रहें। हम देखते कैसे फ्लैगशिप जो थी वो काफी ज्यादा केज को जकड़ के रखी थी ताकि उसे ब्लास्ट कर सके। जहाँ यामा को भी अब आइडिया लग गया था कि शायद वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं और इसीलिए यामा सभी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी उस शिप को खाली कर दो और लॉन्चर को रेडी कर लो ताकि हम केज से बाहर जा सके, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था लॉन्च करने के लिए। जहाँ पे हम देखते हुए हैं सारे कैन लोगों को जल्दी से जल्दी लॉन्चर को रेडी करते हुए। वही दूसरी तरफ हम रैक को भी देखते काफी लंबे टाइम के बाद, जो कि हॉकनी के साथ ही काफी तेजी से लॉन्च की तरफ बढ़ रहा था, जो कि कह रहा था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये टर्टल इतने क्रेजी हैं जो इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस करने की सोचेंगे एक साथ। और इतने नहीं, रैक भागने के साथ ही हॉकनी को ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है ब्लू टर्टल यानी कि कून को ये बात पता थी और इसलिए हमसे पहले ही भाग गया, उसे तुरंत यहाँ भी खींच के लाना चाहिए। वही दूसरी तरफ बैटलफील्ड के अंदर बैम की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जहाँ कालावान काफी सरप्राइज फील कर रहा था, वहीं पे वाइट काफी इम्प्रेस, क्योंकि उसे पता था कि बैम इतना जल्दी कुछ चीज सीख सकता है, तो ये चीज किसी और के लिए पॉसिबल नहीं थी। वही कालावान समझ पाता कि आखिर बैम क्या करने की सोच रहा है। हम देखते हैं वाइट को उसे इंटरप्ट करते हुए, जो कि उसे कहता है कि फाइट में दूसरी डायरेक्शन देखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सेम टाइम पे वाइट को भी बात पता थी कि कैसे उसकी काफी सोल्स की पावर वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि कालावान लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक करते आ रहा था और ऑब्वियसली वाइट की ओल्ड पावर लौट चुकी है, लेकिन अभी भी वो उतनी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जितनी की पहले के टाइम पे थी। और इसलिए वाइट यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से कुछ ही शॉट के अंदर यहाँ पे कालावान को खत्म करना होगा। जहाँ पे हम उसके शॉट को स्विंग करते हुए देखते जो काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। वही कालावान भी अब क्लोज रेंज में आके हेड ऑन अटैक लेता है सीधे वाइट के शॉट को। वही दूसरी तरफ वाइट क्वार्टर में हम देखते हैं कि याशरा कैसे ल्यूब्रिक से बात कर रहा था और कह रहा होता है कि यहाँ पे ल्यूब्रिक का स्टार्टिंग से यही प्लान था इस बैटल के अंदर, वो कालावान की पूरी आर्मी को सेक्रीफाइस कर दे और अपनी न्यू वॉरियर से एक नई फोर्थ स्क्वाड्रन बनाए। और इतना ही नहीं, याशरा ये भी समझ जाता है कि ऑर्डर्स पक्का ऊपर से आए होंगे, जिस अजम्पशन को यहाँ पे ल्यूब्रिक भी नहीं नकारता और कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा। और साथ ही में वो बताता है कि कैसे जो अभी के वॉरियर्स है वो सभी सिर्फ कालावान के सबऑर्डिनेट्स है, यानी कि कालावान की बात मानते हैं। और इतना ही नहीं, अगर ल्यूब्रिक की और साथ ही में जनरल हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स की माने तो भी जितने वॉरियर्स प्रेजेंट में थे वो सभी कालावान को लेकर ज्यादा लॉयल थे, ना कि रॉयल आर्मी और किंग जहाद को लेकर। और इसलिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि उन्हें ठिकाने लगाकर ऐसे वॉरियर्स को लिया जाए जो कि किंग जहाद को लेकर लॉयल हो। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आखिर कालावान क्या डिसाइड करेगा, क्या वो अपने लॉयल वॉरियर्स की जान बचाएगा या फिर वो ऑर्डर्स मान के किंग जहाद की तरफ अपनी लॉयल्टी को प्रूव करेगा। और इतना ही नहीं, ल्यूब्रिक ये भी क्लियर कर देता है कि कैसे वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आर्मी ऐसे वॉरियर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगी जो कि किंग जहाद की तरफ लॉयल हो, ना कि अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ। और वैसे भी आर्मी में जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं इस केस में किंग जहाद के लिए वो सिर्फ एक डिस्पोजेबल आइटम है। वही सामने बैठी मैसनी जहाद जो कि सारी बातों सुन ली थी, ल्यूब्रिक को मन में सोच के कह रही थी कि सही में काफी इंप्रेसिव है। और वैसे भी यार उसे समझ में आ रहा है कि बोला एडोरी जहाद ने उसे क्यों चूज किया है, ये बंदा सही में एक लुनेटिक है। वही बैटलफील्ड के अंदर कालावान जो अपनी एसेंस ऑफ ब्रेवरी से बैम को इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है तो चाओ से ब्लॉक कर लेता है। वहीं पे चा ये भी कालावान को कहता है कि कैसे उसके ट्रूप्स को भी मरते हुए नहीं देख सकता। वही डोआन को भी समझ में नहीं आता कि कैसे कालावान अपने ही सैनिक्स को बोला कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये दोनों ही चाहते थे कि यहाँ पे वो ऑर्डर दे अपने ट्रूप को कि वो ये सब करने से रुक जाए। वही सभी बातों के बीच में भी कालावान लगातार वाइट को फेस कर रहा था, लेकिन वाइट यहाँ पे एक चीज नोटिस करता है कि कैसे कालावान यहाँ पे सिर्फ डिफेंस कर रहा है, यानी कि अपनी पावर को बचा रहा है ताकि उस कैंडिडेट के पीछे जा सके। और ये बात बिल्कुल सही भी होती है। हम कालावान को देखते हैं जो कि बैम को लेकर काफी ज्यादा फोकस था, जहाँ पे उसका कहना था कि एक रॉन्ग मूव यहाँ पे वाइट लेगा और उस मूवमेंट में कालावान यहाँ पे बैम को खत्म कर देगा। इसी से इवेंट पे हम देखते हैं बैम को जो कि सोल की पावर्स को यूज कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वाइट ने उसे करके दिखाया था। इसी मूवमेंट पे बैम साथ में ये भी ट्राई करता है इमेजिन करने की कि कैसे वो भी एक वेपन को बनाए इन सोल की पावर को यूज कर
ठीक वैसे जैसे वाइट की स्वॉर्ड यूज होती है। बैम इस टेक्निक को कुछ इस तरीके से सीखने की कोशिश करता है जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही है, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में तो बैम इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जो काफी ज्यादा कोशिश करता है और ट्राई करता है ओवरकम करने की सिचुएशन को, जहाँ पे एक इमेज उसके माइंड में आती भी है तो हम कुछ क्रिएट होते हुए देखते हैं उसके हाथों पे। और ये वेपन जो कि यहाँ पे बैम क्रिएट कर रहा था उसको देखकर यहाँ पे वाइट, कालावान और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और वो वेपन कुछ और नहीं बल्कि एक बो थी, यानी कि एक धनुष जैसा शेप ले लेती है वो सारी सोल्स की पावर जो कि अभी बैम यूज करने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ केज के पास जो कि फ्लैगशिप आ चुकी थी, उसके इंजन रूम के साथ भी हम छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं यहाँ पे ल्यूब्री के वॉरियर को जो कि अपने ऑर्डर को फुलफिल कर रहा था। और यहाँ पे हम उसे काफी ज्यादा सॉरी फील करते हुए देखते हैं। और एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता लगता है कि ये वही वॉरियर है जो कि डोवान और चा की टीम में एक टाइम पर हुआ करता था, जो कि इसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग लेकिन डेंजरस मोमेंट था जिसको उससे सही में काफी इंजॉय किया था। और यहाँ पे इसे ये सारी बातें भी कैसे याद आ रही थी कि चाहे वो रेबेलियन का पार्ट क्यों ना हो, काफी लंबे समय के बाद भी, क्योंकि एक ओरिजिनली एक 10 फैमिली मेंबर्स में से एक था, उसे हिडन ग्रूव टीम के अंदर काफी अलग सा भी फील हुआ करता था टाइम टू टाइम। और एक ऐसा मोमेंट भी आया था उसकी लाइफ में जब वो हिडन ग्रूव की टीम के पार्ट तो रहना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि जो भी चीजें वो अचीव करना चाहते हैं वो चीजें पॉसिबल नहीं है। टावर के अंदर उनकी वजह से कोई भी चीज नहीं आ सकता। और यही वो रीजन भी था जो कि वो प्लान कर रहा था काफी टाइम से हिडन ग्रुप टीम से काफी अच्छे से बाहर जाने का, यानी सभी चीजों को छोड़ देने का। लेकिन उसके सोचे मुताबिक कोई भी चीज नहीं हुई। जैसे कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हुई, वैसे ही एक टाइम पर आने के डोवान को और चा को भी सील कर दिया गया था और उसकी वजह से सारी सिचुएशन बदल गई। और उसके कुछ समय बाद ही हिडन ग्रुप टीम के बचे मेंबर्स और न्यू मेंबर्स यानी कि खेल एलम और बाकी लोगों ने मिलकर रिवेंज के प्लान को रेडी करना शुरू किया ताकि वो ज़ाद की फैमिली से बदला ले सके डोवान और चा के फेट को लेकर। और यही वो मोमेंट था जब उसे समझ में आ गया था कि उसे इस टीम से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ करके भी लॉर्ड ज़ाद का कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, 5 पॉइंट में हम देखते हैं कि कैसे इसने बाकी टीम मेंबर्स को भी ये चीज समझाने की कोशिश की थी कि वो लोग लॉर्ड ज़ाद के सामने कुछ भी नहीं है। और इसीलिए उसे अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि वो अपने सभी दोस्तों को बचाना चाहता था। उसने यहाँ पे फैमिली के अंदर बातचीत बढ़ानी शुरू की और अपने नेटवर्क के थ्रू उसे पता लगा कि कैसे उसका एक रिलेटिव एक एलीट मेंबर ज़ाद की आर्मी में और यहाँ पर ही वॉरियर से मिलने गया था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसको लेकर ही वॉरियर आज भी रिग्रेट करता है, क्योंकि हम पास्ट के इस फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो एलीट मेंबर कोई और नहीं बल्कि ल्यूब्री की था। और यहाँ पे वो सारे प्लान जो कि हिडन ग्रुप टीम बनाने वाली थी, वो सारी चीजें इसने यहाँ पे ल्यूब्री को बता दी थी कि कैसे पक प्लान कर रहा है लॉर्ड ज़ाद को अटैक करने का। और अपने दोस्तों की जान बचने के बदले में उसने उनके सारे प्लान को उनको बता दिया, जैसे कि कैसे किस रूट का यूज वो करने वाले, किस टाइम पर और किस वेपन से। और इन सभी इन्फॉर्मेशन के बदले उसे एक फेवर मिलना था जो कि थी उसके दोस्तों की जान को छोड़ देना। वो इसके कुछ दिन बाद वो दिन भी आया जब इस सारे प्लान को वो लोग अंजाम देने वाले थे। और जैसा कि यहाँ पे इस वॉरियर ने पहले से प्लान कर रखा था, वो अपनी टीम से अलग होके सभी को दूसरे रूट पर लेकर जाता है ताकि लोब्रिक अपने सोल्जर्स को बुलाकर वहाँ पे उनको एक ट्रैप में फंसा ले और उनकी जान बच जाए। जहाँ पे लोब्रिक ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये प्लान पूरा चालू होगा इसके दोस्तों को ट्रैप करके इसे उतने टाइम के लिए रखा जाएगा और जैसे ही बैटल खत्म होगी उनके दोस्तों को छोड़ दिया जाएगा। और सभी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग भी चल रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वो अपने फ्रेंड्स की जान बचा पाए। लेकिन जैसे ही वो पाथ के एंड में पहुंचता है, ये वॉरियर अपने फ्लैशबैक में ये देखता है कि कैसे वहाँ पे लोब्रिक एक मैसिव स्पेयर के साथ उनका वेट कर रहा था। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जहाँ पे बचे हुए मेंबर्स यानी कि खेलेलो और बाकी मेंबर्स लॉर्ड ज़ाद के फ्लोटिंग कासल की तरफ गए थे, जहाँ पे सपोजिटली लॉर्ड ज़ाद सो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर खेलेलो और उसके बाकी कंपेनियन नोटिस करते हैं कि लॉर्ड ज़ाद उनका पहले से वेट कर रहा था। जहाँ एक तरफ तो खेलेलो को समझ में नहीं आता कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चीजें उसने अपने विजन में देखी नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड ज़ाद उस समय उन सभी से पूछते हैं कि कैसे वो उन्हें अपने बारे में बताने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले उन्हें आंसर करना होगा कि भला उन लोगों के लिए वो क्या है। और यहाँ पे लॉर्ड ज़ाद ये भी इंट्रोड्यूस करता है कि वो सबसे पहला पर्सन था इस टावर पे क्लाइंब करने वाला।
और इतना ही नहीं, वो एक ग्रेटेस्ट फिशरमैन था बैटल के अंदर, और उसने पूरी सिविलाइजेशन और सभ्यता को बनाई है इस टावर के अंदर, जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चलती है। और फाइनली वो केलेलम और बाकी के मेंबर्स को कहता है कि शायद तुम मुझे किसी और नाम से जानते होगे, और यहाँ पे वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि कैसे वो इनका किंग है। वही दूसरी तरफ प्रेजेंट में बैटल में हम देखते हैं बैम को, जो कि एक ऐसे एरो को इमेजिन करता है जो कि सभी को बचा ले। जिन भी लोगों की केयर यहाँ पे बैम करता है, और हम देखते हैं ऐसे एरो को अपेयर होते हुए भी। वही सीन वापस शिफ्ट होता है और पास्ट के मूवमेंट के बारे में वापस से दिखाया जाता है कि कैसे केलेलम को इस बातों को सुनने के बाद बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि जो पर्सन उसके सामने खड़ा है वो खुद किंग जहाद है, क्योंकि जो विजन उसने देखा था उसके अकॉर्डिंग फ्लोटिंग कासल के अंदर किंग जहाद सो रहे होने चाहिए इस टाइम पर। वही किंग जहाद केलेलम की इस रिस्पॉन्स को सुन के उसे कहते हैं तुम सही में काफी ज्यादा अपने विजन को लेकर श्योर हो। और इतना ही नहीं, जहाद यहाँ तक भी कहता है कि कैसे तुम्हें लगता है कि तुम ऑलमाइटी बन चुके हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें फ्यूचर की कुछ चीजें देखने को मिली, और तुम्हें अभी घमंड हो कि तुम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सच तुम्हारी आंखों के सामने है उसे देखने के बाद भी तुम अंधे बने हुए हो। जहाँ केलेलम को तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा इस पर्सन क्यों कह रहा है जो उसके सामने खड़ा है, लेकिन वही भी हम किंग जहाद को पावर अप करते हुए देखते हैं, जो कि फाइनली इनसे कहता है कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बैटल को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मैं तुम्हारा किंग हूँ या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ केलेलम के जो कंपेनियन थे उनके अंदर एक अजीब सा डर आ गया था, जहाँ पे उन्हें शक होने लगा था क्या सच में ये पर्सन किंग जहाद है। लेकिन दूसरी तरफ केलेलम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसका कहना था कि अगर सही में किंग जहाद भी है तो भी वो अकेला है और हम सभी मिलकर उसे हरा सकते हैं। लेकिन उसके बाकी के टीम मेंबर्स अभी भी नहीं आए थे, और जब उसे पता लगता है कि कैसे उन तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता इस मोमेंट पे, उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि कैसे चीजें गड़बड़ हो रही हैं। वही सामने से किंग जहाद का अटैक उनके ऊपर जब आ रहा था, उस समय केलेलम उनकी आंखें खुलती हैं कि चीजें वो हो रही थी जो कि उसने अपनी डेस्टिनी में नहीं देखा था आने वाले फ्यूचर में। वही फाइनली हमें इस वॉरियर की पास्ट मेमोरी से पता लगता है कि कैसे इन द एंड केलेलम और उसके कंपेनियन हरा दिए गए थे लॉर्ड जहाद के थ्रू, और हिडन ग्रूव के जो मेंबर थे उन सभी को भी ल्यूब्रिक ने ओवर पावर कर लिया था अपने आदमियों की मदद से। लेकिन उनको कैप्चर करने के बाद भी ल्यूब्रिक ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उसने यहाँ पर इस वॉरियर को धमकी दी और कहा कि वो इन सभी को जेल में ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर देगा अगर उसकी बात नहीं माने। और यहाँ पर इस वॉरियर के पास उस मोमेंट पे कोई चॉइस नहीं रह गया था, क्योंकि सिचुएशन उसके हाथों से बाहर जा चुकी थी, और चाहे वो कितना ही गिल्टी क्यों ना फील कर रहा हो, वो अब कुछ करके भी चीजें नहीं बदल सकता। वो इसके बाद के कुछ समय बाद भी हमें इस वॉरियर के पास में से पता लगता है कि कैसे ल्यूब्रिक ने इस वॉरियर को ब्लैकमेल करके यहाँ पर काफी सारे काम करवाए, और आज तक ल्यूब्रिक जो भी ऑर्डर देते आया ये वॉरियर उन चीजों को फुलफिल करते आया है ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा रखे जो कि होस्टेज है ल्यूब्रिक के पास। वो इसके जस्ट बाद हमें एक रिसेंट मेमोरी भी दिखाई जाती है इस वॉरियर की, जहाँ पे ये बैटल स्टार्ट होने से कुछ समय पहले ही ल्यूब्रिक ने इसे समन किया था और यहाँ पे उससे कहा था कि उसके पास एक और लास्ट ऑर्डर है उसके लिए, और यहाँ पे ल्यूब्रिक ने प्रॉमिस किया था कि अगर इस लास्ट ऑर्डर को फुलफिल कर दे उसके लिए बिना किसी प्रॉब्लम के तो उसके सारे दोस्तों को छोड़ देगा। जहाँ इस बात को सुन के भी वॉरियर काफी गुस्सा था, लेकिन उसे पता था कि कैसे ये झूठ बोल रहा है फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता बल्कि उसके ऑर्डर मानने के, और इसलिए उसने बाद में उससे अपोलोजाइज भी किया और कहा कि उसके फ्रेंड्स को जिंदा छोड़ दे इस ऑर्डर को फुलफिल करने के बाद। और क्योंकि वो आज तक इस नर्क में और इस गिल्ड के साथ जीते आ रहा था, लेकिन शायद उसका टाइम अब खत्म होने वाला था, और कहीं ना कहीं इस वॉरियर को पता था कि ल्यूब्रिक अभी भी उसे धोखा ही दे रहा है और उसे एक जाल में फंसा रहा है, लेकिन वो चाहता था कि उसकी नर्क में जिंदगी अब खत्म हो जाए फाइनली और उसे शांति मिले किसी भी तरह बस इस लास्ट काम को खत्म करने के बाद। और यहाँ प्रेजेंट में वो शिनशू इंजन को उड़ाने के साथ ही में अपने सभी दोस्तों से माफी मांगता है कि कैसे वो काफी कमजोर था और पैथेटिक था, जिसकी वजह से उसके दोस्तों के साथ चीजें झेलनी पड़ी, और वो कितना भी चाहे उनके साथ रहने के लिए फिर भी चीजें उसकी तरह नहीं हुई जैसा कि उसने सोचा था। और अगर उसे गलती से भी थोड़ा सा भी आइडिया होता कि चीजें ऐसे होने वाली फ्यूचर में, तो जो टाइम उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया वो उसे और भी ज्यादा एंजॉय करता, और शायद उसे अगर एक और चांस मिलता सभी चीजों को वापस इस समय पीछे जाकर ठीक करने का तो ऐसा जरूर करता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम उसे फाइनल मैसेज देते हुए देखते हैं जहाँ पे वो सभी से माफी मांगता है, और ये मैसेज हम डोआन की पॉकेट बॉल पे भी अपेयर होते हुए देखते हैं, जिसे देखते के साथ ही डोआन जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी और गुस्से में थी, वो लूज को बचाने के लिए फ्लैगशिप की तरफ बढ़ते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा ना करे।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंजन रूम में हम देखते हैं लोच को, जो कि अपनी पावर्स का यूज करके शिनचू के आउटपुट को इतना बढ़ा देता है कि इंजन अब ब्लास्ट होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यामा के ऑफिसर्स उसे ही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे उन्होंने केज को कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर लिया है। जहाँ यामा इस इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अच्छा उसने केज के अंदर ज्यादा वॉरियर्स को नहीं छोड़ा और इसीलिए वो पूरी ट्राई करने वाला बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसका ऑफिसर उसे बताता है कि कैसे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है स्लेयर कैंडिडेट से कि उसे यामा की जरूरत है नेक्स्ट वॉर पे फाइट करने के लिए, और इसीलिए वो कुछ भी करके किसी भी तरीके से वॉल में एक ओपनिंग क्रिएट करने वाला है। जहाँ यामा को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वाला बैम क्या सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ यामा ये भी नोटिस करता है कि बैम के हाथों में एक बो एंड एरो है, जिसे देखने के बाद यामा एक पल के लिए सोचता है कि शायद स्लेयर कैंडिडेट को यानी कि ज्यूल ग्रेस को पता है कि वो क्या कर रहा है, और इसीलिए डॉग को रिलीज कर देता है जैसा कि बैम चाहता था इनसे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा होते हुए बैम भी दूर से चीज को नोटिस कर लेता है, जहाँ पे ऐसा होते देखकर उसके मन में ये आइडिया आता है कि शायद सभी लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कालावन जो कि बैम को नोटिस कर लेता है और अपने वॉरियर्स को बोलता है कि उसे रोके क्योंकि वो कुछ करने वाला है, जिसे सुनकर हम 4th स्क्वाड्रन कमांडर्स के आर्मी को भी देखते हैं बैम के ऊपर अटैक करते हुए। लेकिन जहाँ यहाँ पे सभी के अटैक को ब्लॉक कर देता है एक ही बार में, जहाँ इन सभी सेना के लोगों को पता ही नहीं था कि वाला चा है कौन। और वहीं दूसरी तरफ कालावन को रोके से उनके सामने खड़ा था वाइट, जिस बात से फ्रस्ट्रेट होके यहाँ पे कालावन अपने पूरी पावर को एक साथ ही यूज करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरीके से बैम को रोक सके। जहाँ वाइट के लिए भी ये पावर काफी ओवरवेलमिंग थी, जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वाला इतनी सारी पावर अभी भी उसके अंदर कैसे लेफ्ट है, और इसीलिए वो इस मूव को काउंटर करने के लिए अपने डेडली स्पिरिट वाइट मैग्नोलिया का यूज करता है। और इतना ही नहीं, एसेंस ऑफ बिलीवी को रोकने के लिए यहाँ पर वाइट को और भी बहुत सारे फॉलो अप अटैक करने पड़ते हैं, जहाँ मल्टीपल स्प्लैशेस को भी यूज करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक का नाम था डाइवर्जिंग डेथली स्वॉर्ड ऑफ हेवनली स्पिरिट, जो कि वो अपना काम कर देती है एसेंस ऑफ बिलीवी को ब्लॉक करने का बैम तक पहुंचने से। वही दूसरी तरफ कालावन को हम फ्रस्ट्रेट होते हुए देखते हैं। वही दूसरी तरफ बैटल की साइड में यहाँ पर फ्लैगशिप फाइनली ब्लास्ट हो जाती है और फ्लैगशिप की डिब्रीज जिसके पड़खच्चे उड़ गए थे वो पूरे बैटलफील्ड में फैल जाते हैं, जहाँ पे डोवा जो कि सबसे क्लोज थी सभी लोगों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन पहला ब्लास्ट तो सिर्फ एक स्टार्टिंग था पॉइंट था, क्योंकि हम देखते हैं जैसे इंजन रूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है, वहाँ पर इतनी बड़ी आग लगती है और इतना तगड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है कि आसपास के सारे ट्रूप तुरंत में राख बन जाते हैं, जहाँ पे हम सभी कैरेक्टर्स के रिएक्शन को भी देखते हैं ऐसा होते हुए। और इन समय सबसे प्रोमिनेंट रिएक्शन था कालावान का, जिसे अपनी ट्रूप्स को ऐसे मरते देखकर उनके साथ बनाई हुई मेमोरीज याद आ रही थी कि कैसे उनसे कब मिला था और उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। उसने बारी बारी से उन सभी को हराया था और बाद में उन सभी ने कालावान को अपना लीडर कैसे मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम यामा को भी देखते हैं, जो कि इस ब्लास्ट को कंटेन करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में उस शिप को बचा के निकालने की कोशिश भी, जिसके अंदर सभी केज के लोग थे। और यहाँ पे वो बैम से पूछा था कि वो ओपनिंग कब मिलेगी जिसके थ्रू बचकर जा पाए। वहीं पे हम बैम को देखते हैं जो कि कहता है कि सिर्फ कुछ सेकंड और क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है। और यहाँ पे बैम अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना चाहता था इस एरो को यूज करते वक्त, जब बैम की डेस्परेशन को भी हम देख पाते हैं उसके चेहरे पर। और साथ ही जैसे इस एरो को रिलीज करता है वो ये चाहता था कि एरो सभी लोगों को उसके पास लेकर आ जाए जो भी इस खतरे में है। और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि जो एक सिंगल एरो सोल से बनी हुई यहाँ पे बैम छोड़ता है वो मल्टीपल एरोस के अंदर बदल जाती है और उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे सभी लोग थे। और याम और बाकी के वॉरियर्स को कवर कर लेते हैं, जहाँ पे बाकी लोग काफी शॉक होते हैं चीज को देखकर। फाइनली हम बैम को भी देखते हैं जो कि देख रहा था कि एरो कैसे काम कर रहा है। और फाइनली जब व्हाइट लाइट हटती है हम देखते हैं स्पेसशिप को बिना किसी स्क्रैच के काफी आराम से बच के निकलते हुए, जहाँ किसी को भरोसा नहीं था कि ये चीज काम कर जाएगी। डोवान या चा या कोई भी, सभी को हम यहाँ पे शॉक देखते हैं। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, जहाँ पे बैम के अलाई तो सरप्राइज हुई थी, हम देखते हैं उसके दुश्मनों को भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए। और इतना ही नहीं, हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए याशरा को भी हम शॉक होते हुए देखते हैं, जो कि सोचता है कि उसने टेलीपोर्टेशन कैसे यूज किया, क्योंकि इस पूरे टावर के अंदर सिर्फ कुछ हाई रैंकिंग रैंकर्स ही टेलीपोर्टेशन को इस लेवल पे यूज कर सकते हैं और बैम यहाँ पे सिर्फ एक रेगुलर है। वही मैशनीजा जो कि इन सारी चीजों को काफी साइलेंटली ऑब्जर्व करी थी, यहाँ पे सोचती है कि जब ये टावर में एंटर किया था उस समय काफी हार्मलेस सा लिटिल चिक लगता था। और जहाँ मैशनीजा इस शिप को बचते हुए देखती है वो सोचती है कि बैम पहले जो कि छोटा चिड़िया था अब एक पूरा का पूरा बीस्ट बन चुका है, जबकि उसने उन्हें बुला लिया अपने फ्रंट यार्ड में। लेकिन यहाँ पे और भी
भी एक अजीब चीज थी। मैशनी जहाज के अंदर एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी जहाँ पे वो बैम को जब भी देखती थी उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपने फादर को देख रही है, यानी कि को निडान को। वहीं दूसरी तरफ हमें वो नई मेंबर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि अब नई 4th स्क्वाड्रन को बनाने वाले हैं, जिन तक ये मैसेज पहुंच गया था कि उनकी तरफ काफी सारे एनिमीज आने वाले हैं, क्योंकि जो प्लान था 4th स्क्वाड्रन कमांडर को उड़ा के उन सभी को मारने का वो फेल हो चुका है। और इतने सारे ट्रूप्स का सेक्रीफाइस बेसिकली वेस्ट हो गया क्योंकि उनका मिशन भी किसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ सारे नए कमांडर, जिनमें से किसी का रिएक्शन हंसने वाला था तो किसी का दुख मनाने जैसा, वो सभी रेडी हो जाते हैं आने वाले बैटल को लेकर। और ये एपिसोड भी यहीं पर ओवर हो जाता है, जहां एक तरफ बैम ने अपने एलाइज को तो बचा लिया अपनी सिर्फ डिटर्मिनेशन का यूज करके, वहीं दूसरी तरफ कालावान के फॉलोअर्स जो कि उसकी लीडरशिप में आज तक फाइट करते आ रहे थे, सभी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया एक ऐसे मिशन के लिए जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब कालावान के पास भला क्या चॉइस है, वो क्या डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि उसने पहली चीज क्लियर कर दी थी ल्यूब्रिक से कि अगर ये मिशन फेल होता है और उसके सारे मेंबर्स बेफालतू में मारे जाते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ल्यूब्रिक को लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आगे वॉर में क्या होने वाला है, जैसे ही नई 4th स्क्वाड्रन के मेंबर्स को हमने देखा है उसे में काफी पावरफुल लग रहे हैं और उतना ही क्रीपी भी। वही मोस्ट प्रोबेबली अब याशरा भी बैटल के अंदर आने वाला है, तो चीजें अब किसी से अनफोल्ड होंगी वो जानने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आने वाले टाइम में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।